जय श्री राम। कैसे हो आप सभी। तो आज अपना टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र, जैव विविधता के क्षेत्र और हॉटस्पॉट क्षेत्र। क्योंकि जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वहीं वो क्षेत्र हॉटस्पॉट अपने कहलाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। विश्व में टोटल हॉटस्पॉट है वो 36 हॉटस्पॉट है विश्व में, और जो 2.3% भूभाग पर फैले हैं। अब ये 2.3% है, ये विश्व के भूभाग पर फैले हैं हॉटस्पॉट। ठीक है। और उसके बाद में सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। आरबीएससी के अनुसार भारत में दो हॉटस्पॉट है। एक तो पश्चिमी घाट है, ये रहा पश्चिमी घाट, और एक है पूर्वी हिमालयन क्षेत्र, जो ये रहा आपका पूर्वी हिमालयन क्षेत्र। और वैसे ऑल ओवर बात करें तो अपने चार है जो हॉटस्पॉट क्षेत्र है। एक तो पूर्वी हिमालय हो गया, एक इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, और एक ना पश्चिमी घाट हो गया, और एक ना अपना सुंडालैंड हो गया, जो मुख्यतः निकोबार क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद बात करें अपने पश्चिमी घाट की। जैसे पश्चिमी घाट में 64.95% है जो जैव विविधता भारत की पाई जाती है। और पश्चिमी घाट में ही साइलेंट वैली नाम से जैव विविधता का क्षेत्र है, जो काफ़ी फेमस है, जो कहाँ पड़ता है, अपने केरला में पड़ता है। साइलेंट वैली दोस्तों याद रखना, पूछा जा सकता है अभी कहाँ पड़ता है। केरला में पड़ता है, पश्चिमी घाट में पड़ता है। ठीक है। और विश्व भारत में विश्व की 16.86% जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैसे मान लो विश्व में 36 हॉटस्पॉट है, तो इन 36 का 16.86% है जो भारत में पाया जाता है हॉटस्पॉट का प्रतिशत। ठीक है। और ये अपना हो गया पूर्वी हिमालयन हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, सुंडालैंड हो गया, इंडो बर्मा हो गया, ये भी अपने हो गए। तो इसके बाद में थोड़ी अपनी जैव विविधता के बारे में बात कर लेते हैं। जैव विविधता का अर्थात है जीवों में पाई जाने वाली विविधता। मतलब कोई प्रजाति है उसमें उसकी संख्या कितनी है, और जैसे मान लो सांप है तो उसमें भी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, उनमें विभिन्नता है अलग अलग में, मतलब कितनी ज़्यादा प्रजातियां हैं। अर्थात जीवों में पाई जाने वाली विविधता, विविधता अर्थात विभिन्नता, विभिन्नता ही विविधता है। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रोजेन ने 1985, वाल्टर डी रोजेन। ठीक है। और फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का जनक भी कहा जाता है इसे, इन्हें एडवर्ड विल्सन। और एक इसके बाद में अपने पढ़ेंगे सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है, तो आपको बता दूं, जैसे ये अपने भूमध्य रेखा है जिसे 0 डिग्री भी कहते हैं। 0 डिग्री से उत्तर की ओर जाएंगे अपने तो कर्क रेखा 23.5 पे है, और दक्षिण की ओर आएंगे तो मकर रेखा 23.5 पे है। इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र है ना, इसे ही अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक विश्व में जैव विविधता पाई जाती है, और इन्हीं क्षेत्र में सर्वाधिक मरुस्थल भी पाए जाते हैं, जो अपने फिर कभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक का। और उसके बाद में जैव विविधता संरक्षण भी, अगर किसी विशेष क्षेत्र में कोई प्रजाति है जिस पे संकट आ जाता है, जैसे कोई लुप्त हो जाती है या कुछ और है, तो उसके लिए संरक्षण की जो विधियां हैं वो दो विधियां हैं। स्वस्थानीय पत्ती है, एक बाह्य स्थानीय पत्ती है। स्वस्थानीय में दोस्तों ऐसे होता है भी कोई विशेष क्षेत्र है, उसमें कोई प्रजाति है, तो अगर उसका संरक्षण उसी क्षेत्र में किया जाता है, उसके आवास में ही किया जाता है, तो वो मतलब हो गया स्वस्थानीय। और अगर उसका संरक्षण बाह्य स्थान पर किया जाता है, उसकी उस प्रजाति को कहीं और ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है, उसके घर से बाहर ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है, तो उसे कहते हैं बाह्य स्थान पत्ती। ठीक है। जैव विविधता वाले क्षेत्रों, विशेष क्षेत्रों को हॉटस्पॉट नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना आप जरा। इसके बाद में कुछ फैक्ट है जिन पे अपने बात कर लेते हैं। उष्ण कटिबंधों से ध्रुवों की ओर आने पर प्रजातियों की विविधता में कमी, लेकिन जीवधारियों की संख्या बढ़ती है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको बताया था, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय है, और ये अपने ध्रुव हो गए। यहाँ से ये अपने भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा से अगर अपने ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये क्या करें, प्रजातियों की विविधता में कमी आती है, और जीवधारियों की। अब जैसे ऊपर जाओगे तो अपने जैसे प्रजातियों की विविधता का अर्थ आता है, जैसे आपको पहले सांप वाला उदाहरण दिया था, उसमें जैसे ऊपर जाएंगे तो सांप पाई जाएंगे, विविधता तो पाई जाएगी, लेकिन उसकी जो विविधता है ना उसमें कमी आएगी, अर्थात उसकी जो अलग अलग प्रजातियां हैं उसमें कमी आएगी, और जीवधारी हैं जो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखना थोड़ा आप। ये फैक्ट में पूछा जा सकता है। जैव विविधता अधिक होगी, इसके दो मुख्य कारण है दोस्तों। एक कारण है तापमान उच्च रहना, एक कारण है वर्षा अधिक रहना। ये अपने, अब आप सोच सकते हो भी अपने तापमान भी उच्च रहता है और वर्षा भी। अब आप सोच लो भी वर्षा अपने सर्वाधिक कहाँ होती है, एक तो पश्चिमी घाट पे होती है, पूर्वी भारत में होती है, उत्तरी भारत में होती है। ठीक है। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान विश्व में कौन सा है, मौसिनराम, जो कि 1080 सेंटीमीटर उसमें वर्षा होती है। और दूसरा अपने टॉपिक इस पे देखते हैं, विभिन्न प्रजातियां वायुमंडलीय गैसों को स्थिर रखती है।
जो ये अपने प्रजातियां जो अपने पढ़ रहे हैं जैव, इसमें जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, ये क्या करती है, अपने वायुमंडलीय जो गैसें हैं ना, उनको स्थिर रखने में मदद करती है। जिससे क्या होता है, जलवायु को नियंत्रण भी रखती है, जिससे अपने जो क्लाइमेट है, जो भारत का क्लाइमेट है या कहीं और का, जहाँ जहाँ पर भी प्रजातियां पाई जाती है, वहाँ पे ये अपने जो क्लाइमेट है वहाँ का, उसको स्थिर रखती है, उसको बिगड़ने नहीं देती। ठीक है। और इसके बाद में भारत में विश्व की 6.5% जीव प्रजातियां पाई जाती है। ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये फैक्ट आरबीएससी में दिया हुआ है। 6.5% जीव प्रजातियां पाई जाती है और 8% पादप प्रजातियां पाई जाती है। इसमें 81,000 तो ये है और 40,000 ये है। ठीक है। उसके बाद में जैव विविधता नीति है, जो 6 जनवरी 2000 को जारी हुई थी। और जैव विविधता प्रवणता, ये ध्यान में रखना दोस्तों, ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। इसका मतलब है अपने उच्च अक्षांश अब आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये इसको अपने 0 डिग्री कहते हैं, तो इस 0 से अगर अपने ऊपर जाएंगे तो अक्षांशों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी, और नीचे आएंगे तो भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो ऊपर है, जो तो बीच में कॉल आ गई थी, सॉरी उसके लिए। तो अपने कहाँ थे, अपने यहाँ थे। 0 जो भूमध्य रेखा है, इससे उच्च ये निम्न अक्षांश है, इससे ऊपर जाने पर और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे आने पर, 2 पॉइंट है, दोनों याद रखना। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश, ये है उच्च अक्षांश। जैसे ये यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उच्च है, यहाँ से अपने नीचे की ओर आएंगे, और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में जो अंतर पाया जाता है, उसे ही जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। समझ आ गया होगा आपको। विश्व में 17 मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र क्या होते हैं भाई। मेगा डाइवर्सिटी का मतलब है यहाँ पर एक तो विशाल मात्रा में, विशाल संख्या में यहाँ पर जो है जैव विविधता पाई जाएगी और प्रजातियाँ पाई जाएगी, बस यही है मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र। विश्व में 17 डाइवर्सिटी क्षेत्र है, जिसमें भारत भी एक बड़ा मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र है। जैव विविधता दिवस 22 मई, ये भी याद रखना, और एक दशक भी याद रखना, 2011 से 2020 को जो जैव विविधता दशक घोषित किया गया है, जो यूएनओ घोषित करता है। 22 मई और 2011 और 20, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। और इसमें ये अपना पार्ट पहला था, और इसके बाद में पार्ट दूसरा लेके आएंगे, जिसमें IUCN के बारे में बात करेंगे, संकटग्रस्त जातियां हैं, और नेशनल पार्क हैं भारत के, और भी कुछ अन्य फैक्ट हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।